हेलो डियर स्टूडेंट। आप आज केमिस्ट्री ऐसे टेंथ के हर एक टॉपिक के बारे में धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेसिकली आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो ये रासायनिक समीकरण के बारे में अगर हम बेसिकली बात करें, जो नॉर्मल किताबों में दिया रहता है कि जब कोई भी दो सबस्टांस, जैसे मान लीजिए ए और बी दो सबस्टांस है, दो एलिमेंट है, तो यह हो सकता है कि दो से अधिक भी एलिमेंट हो, ये दोनों कंबाइंड होके एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये दोनों कंबाइंड होता है, कंबाइंड होके सी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जब ये दोनों मिलके सी का फॉर्मेशन करता है तो हम देखते हैं कि जो सी ये बनता है, ये क्या होता है कि ए और बी के कंपेयर में एकदम नया सबस्टांस है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी ना तो पूरी ए की जैसी होगी और ना तो इसकी प्रॉपर्टी बी के जैसी होगी, लेकिन ये ए और बी से डिफरेंट होगा, एक नया सबस्टांस होगा। हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन किसका प्रोडक्ट है, तो ये ए और बी जब दोनों मिला है तब सी का फॉर्मेशन किया है, तो इस ए और बी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अभी क्या है, ए और बी मिलकर सी का फॉर्मेशन किया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो बताता है कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में हुआ है। जैसे ये एरो बता रहा है कि ये ए और बी के मिलने से सी का जो है फॉर्मेशन हुआ है। ये सी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये वास्तव में हम इसको एक कंपाउंड कहते हैं। और आप जानते हैं कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, मतलब वो जिससे मिलकर बनी हुई रहती है, इससे इसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जब ये रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। इसके लिए आपको क्या दिखना होता है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट जो है इवॉल्व होता है। इसका अर्थ है कि इसमें दो प्रकार की क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। या तो रिएक्शन में जो है आपका हीट जो है एग्जिट होगा या हीट जो है इन होगा। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन में जब ये ए और बी मिलकर सी का फॉर्मेशन करता है, तो अगर इस रिएक्शन में हीट एग्जिट होता है, मतलब हीट बाहर जाता है, बाहर की तरफ जाता है, जिससे आप देखेंगे कि जो भी कंटेनर में या जो भी सराउंडिंग में ये रिएक्शन हो रहा है वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। तो जब ये हीट एग्जिट होगा, हीट बाहर होगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट क्या हो, बाहर की तरफ जाए। जैसे मान लीजिए ए और बी कंबाइन करके सी का फॉर्मेशन करता है, और फॉर्मेशन करने के साथ साथ क्या होता है, हीट जनरेट करता है। मतलब बाहर जो है हीट को वो बाहर की तरफ करता है, हीट एग्जिट करता है, तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास का जो कंटेनर है, जो सराउंडिंग है, वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप H2O में पानी में जब हम डालेंगे, कली चूना को, हाँ, तो फिर क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इसके साथ साथ वो हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है, हीट आउट होता है। जिसके कारण आप देखते होंगे कि घरों में जो पुचारा होता है, वाइट वॉशिंग होती है, तो वाइट वॉशिंग के साथ जब हम लोग वो चूना जो हम मार्केट से लाते हैं, हम पानी में जब डालते हैं तो एक बुदबुदा टाइप का निकलने लगता है और चारों तरफ का जो कंटेनर है वो गर्म हो जाता है। तो इससे ही पता चल रहा है कि चूँकि आसपास का कंटेनर गर्म है तो ज़रूर हीट बाहर आया होगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हीट बाहर जा रहा है और हम उसको फील कर रहे हैं कि हाँ हीट बाहर निकल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, और इससे पता चलता है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इन, मतलब उस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको हीट देना पड़ता है, मतलब वो हीट को बाहर से एब्जॉर्ब करता है। तो जिसमें हीट बाहर से एब्जॉर्ब होता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से हीट के आने जाने के उपरांत हम लोग दो प्रकार के रिएक्शन देख सकते हैं। एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी रिएक्शन के दौरान हीट बाहर की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें उस रिएक्शन को करने के लिए आपको हीट बाहर से देना पड़ता है, तब वो रिएक्शन होता है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लोग विस्तार से नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसके साथ साथ हीट के साथ साथ हम देखते हैं कि हो सकता है कि कलर चेंज हो।
यदि आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको केमिकल रिएक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि उस रिएक्शन में कलर चेंज हो जा रहा है, तो कलर चेंज के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट बन चुका है, अर्थात ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तीसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि हमको प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर प्रेसिपिटेट आप सभी जानते हो कि जब कोई केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट जो है या बाई प्रोडक्ट जो है जब हम तली में ऐसे प्राप्त करते हैं, किसी कंटेनर में नीचे ऐसे बैठा हुआ जब हम प्राप्त करते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, मतलब ये सब इसका जो बाई प्रोडक्ट है इस कंटेनर में नीचे की ओर बैठा हुआ है। तो ये कभी कभी ऐसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन के दौरान हम देखते हैं कि नीचे की ओर कुछ प्रोडक्ट जो है जमा हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है, और ये प्रेसिपिटेट भी बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हीट ये या तो हीट बाहर जाए या अंदर, इसके द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके साथ साथ यदि किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, इसके द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसके द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक मेथड्स के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए, आपको ये प्रश्न उठता है कि आखिर केमिकल रिएक्शन होते क्यों हैं, तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम में क्या होता है कि इसमें इसके ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 8 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसके पीछे हम नियॉन की बात करें जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 2 और 8 अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप समझ सकते हैं कि नियॉन जो है एक नोबल एलिमेंट है। देखिए, नोबल एलिमेंट किसे कहते हैं? ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्टेट पूरा हो, जैसे जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है ये ना तो इलेक्ट्रॉन को किसी रिएक्शन में देगा और ना तो ये इलेक्ट्रॉन को किसी रिएक्शन में एक्सेप्ट करेगा। अर्थात यदि नियॉन को आप केमिकल रिएक्शन में एग्जिट कराएंगे तो चूंकि उसका ऑर्बिट स्टेबल है, ऑक्टेट नियम के हिसाब से उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ना तो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को देगा और ना तो वो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हम उसे कहते हैं नोबल एलिमेंट, या इसको हम बोलते हैं ये स्टेबल है। अभी क्या है, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट नियम कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप को नोबल एलिमेंट के जैसा बनाना चाहता है। अर्थात सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम चाहता है कि वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन को देकर वो कैसा बन जाए, नियॉन के जैसा बन जाए। जबकि दूसरी तरफ आप बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के लास्ट में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको यदि ऑक्टेट पूरा करना है तो नियरेस्ट वो क्या करना चाहेगा कि उसको यदि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम सोडियम और क्लोरीन को पास में लाएंगे तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा, अर्थात ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। अब प्रश्न उठता है ये केमिकल रिएक्शन क्यों होगा? तो ये केमिकल रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसके ऑक्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और जिसके कारण वो अब स्टेबल नहीं बन पा रहा है, जबकि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जब दोनों पास आएंगे तो ये दोनों चाहेंगे कि अपना ऑक्टेट जो है वो ऑक्टेट नियम के हिसाब से ये लास्ट में जो इसका ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो जाए, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो इसलिए जब सोडियम और क्लोरीन पास में आएंगे तो ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्टेट नियम के हिसाब से कंप्लीट करने के लिए ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसमें आप आगे की तरफ आगे मेटल नॉन मेटल की चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ कोवालेंट कंपाउंड होते हैं, जिसके बारे में विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपके मन में ये प्रश्न है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, तो केमिकल रिएक्शन का सीधा मतलब इसलिए होता है कि वो अपने आप को ये 1 इलेक्ट्रॉन को देकर या मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर या एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके वो चाहते हैं कि एक
हम दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो द केमिकल रिएक्शन इज जस्ट ऑकर ड्यू टू जस्ट कंप्लीटिंग देयर ऑर्बिट ऑक्टेट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम एज द नोबल एलिमेंट। अर्थात नोबल एलिमेंट के कन्फिगरेशन को प्राप्त करने के लिए ही ये एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देकर और इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, इसका ये रीज़न है। अब प्रश्न उठता है कि केमिकल रिएक्शन होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला आप जानते होंगे, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो सबस्टांस है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब दो सबस्टांस मिलकर एक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा, देखा कि दो एलिमेंट है, ये आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। चूँकि ये कंबाइंड हो रहे हैं इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना मतलब टूट जाना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सबस्टांस है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप जानते हैं, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाएगा। तो हमने देखा कि एक ही सबस्टांस है, जब वो ब्रेक करके एक से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से अधिक पार्ट में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अनेक प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सबस्टांस है, जैसे मान लीजिए कि NaCl है और यहाँ पर हमने पोटेशियम रखा है। अभी क्या होता है, आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक सबस्टांस जो होता है वो दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप पढ़ेंगे कि कुछ सबस्टांस जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, जिसमें पोटेशियम क्या है, पोटेशियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है विद कंपेयर टू सोडियम। अभी क्या है कि जब किसी रिएक्शन में एक सबस्टांस जो ज़्यादा रिएक्टिव है ये दूसरे सबस्टांस के सामने आता है, जिसमें ये एक सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। सो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में दी हुई रहती है उसको आपको याद करना होता है केवल। तो चूँकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को क्या करेगा, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अर्थात फिर से देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम को क्या करेगा, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर खुद सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो कम रिएक्टिव वाला है वो फिर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस रिएक्शन में जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव सबस्टांस किसी दूसरे रिएक्टिव उससे कम रिएक्टिव सबस्टांस के सॉल्ट से उसको जब डिस्प्लेस कर देता है, मतलब बाहर कर देता है, और उसके स्थान पर जब खुद आ जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसका उल्टे कर दें, जैसे मान लीजिए कि KCl है और इसमें हम सोडियम से रिएक्शन करा दें, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा, क्योंकि वास्तव में जो सोडियम है, सोडियम कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो ये बहुत आसान है। यदि आपको जज करना है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता रहनी चाहिए और उसके आधार पर ये आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कौन सा किस रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। चौथा जो आपको रिएक्शन पढ़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ समझने का नहीं है या आपको विशेष रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए NaCl है और K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है और NaCl है, तो जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट, मतलब इसका सॉल्ट इसके पास चला जाएगा और इसका सॉल्ट इसके पास चला जाएगा, जिसके दौरान क्या बन जाएगा आपका Na2SO4 प्लस KCl। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें हर एक का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसके कलर कोड के साथ साथ, और हम आपको बहुत सारे रिएक्शन अलग से भी कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे कलर रिएक्शंस जिसमें आपको बेसिकली जानना होता है कि किस कंपाउंड का, किस एलिमेंट का कलर क्या होता है, जिसके आधार पर आप बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे।
सो ये वीडियो के लिए आपको थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक रिएक्शन का क्या टाइप्स होता है और उसको आप किस तरह से कलर कोड के साथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आप इसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको कराएंगे, और इसके साथ साथ जो वैलेंसी ये आप देख रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन चैप्टर में आपको जब बैलेंस करना होता है तो इसमें आपको वैलेंसी हर एक एलिमेंट का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप एक सही, जैसे मान लीजिए कि Na है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, Na2 बनाता है। अब आपको समझना है ये Na2 कैसे बना, तो इसके लिए मेरे को वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम होता है, इसका वैलेंसी +1 होता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ये जब दोनों मिलता है तो ये Na2O का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हर एक अगर आप किसी भी सबस्टांस का उसका आयन के साथ आयनिक फार्मूला आपको पता है तो आपको केमिकल रिएक्शन के इस चैप्टर में कभी भी कंपाउंड बनाने में फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि फेरस सल्फेट इसका फार्मूला बताइए या फेरिक सल्फेट का फार्मूला बताइए, तो अलग अलग आयन के साथ फार्मूला अलग अलग रहता है। तो हम लोग पूरे एक चैप्टर में इसके आयन्स के बारे में भी जानेंगे और इस केमिकल रिएक्शन के पूरे चैप्टर्स को डिटेल से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।